गुड मॉर्निंग गाइज़, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज़, आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक किस तरीके से मनी सप्लाई करता है और किस तरीके से वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है और क्रेडिट को फ्लो करने का काम करता है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, ठीक है गाइज़, और या फिर इसी को हम बोल सकते हैं कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई और फ्लो ऑफ क्रेडिट, यानी कि मनी सप्लाई को किस तरीके से सेंट्रल बैंक कंट्रोल करने का काम करता है और साथ ही साथ किस तरीके से फ्लो यानी कि क्रेडिट को और ज़्यादा विस्तार से फ्लो करने का काम करता है हमारी इकनॉमी में। तो इसके लिए दो इंस्ट्रूमेंट है, एक तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये चार है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में जिसके थ्रू जो सेंट्रल बैंक है वो मनी को फ्लो या फिर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है। और ऐसी क्वालिटेटिव में इंस्ट्रूमेंट में मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन एंड मोरल सुएसन से भी ये मनी सप्लाई को कंट्रोल और फ्लो करने का काम करता है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है बैंक रेट। बैंक रेट गाइज वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई जो अदर कमर्शियल बैंक है उसको लोन देता है, यानी जिस रेट पे आरबीआई जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको लोन देता है उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट। और ये जो बैंक रेट होता है वो किस तरीके से मनी को फ्लो करने या फिर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का करता है कि जैसे सपोज कि आरबीआई है, उसने कमर्शियल बैंक्स को लोन दिया। अब अगर ये लोन हाई होगा, यानी जब आरबीआई इसको कमर्शियल बैंक को लोन देगा तो ये हाई रेट पे देगा। इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक को हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जो ये कमर्शियल बैंक है वो पब्लिक को भी आगे हाई रेट पे इंटरेस्ट देगा। जब ये पब्लिक को हाई इंटरेस्ट पे लोन देगा तो लोग क्या करेंगे कि लोन कम से कम लेना चाहेंगे, ताकि क्योंकि इंटरेस्ट उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इस वजह से इकोनॉमी में पैसे का फ्लो कम होगा, क्योंकि लोग अपने बिजनेस के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं ले पाएंगे उधार। तो जैसे जैसे पैसा उधार कम लेंगे वैसे वैसे इकोनॉमी में जो पैसे का फ्लो है वो कम होता जाएगा। और अगर आरबीआई चाहती है कि इकोनॉमी में यानी हमारे कंट्री में पैसे का फ्लो ज़्यादा हो, तो क्या करेगी कि वो बैंक रेट को कम कर देगी। जब बैंक रेट को कम करेगी तो इसका मतलब यह है कि जो कमर्शियल बैंक है उनको कम रेट पे मिलेगा, उनको भी कम रेट पे मिलेगा और आगे वो पब्लिक को भी कम रेट पे लोन प्रोवाइड करेंगे। तो जब पब्लिक को कम रेट पे लोन प्रोवाइड करेंगे तो लोग धीरे धीरे जो लोन है वो अपना लोन लेंगे और जो भी उनको इन्वेस्ट करना है, चाहे वो किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, चाहे बिजनेस करना है या अपना घर का काम करना है, तो ऐसे मनी का फ्लो बढ़ेगा इकोनॉमी में। तो इस तरीके से अगर आरबीआई को लगता है कि पहले से ही मनी का फ्लो ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने का काम करेगी परसेंटेज को बढ़ाकर। और अगर लगता है कि मनी को और फ्लो करना है इकोनॉमी में तो वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी। तो इस तरीके से आरबीआई की स्ट्रेटजी होती है कि वो किस तरीके से इकोनॉमी में मनी के फ्लो को कंट्रोल करके रखे, क्योंकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही इकोनॉमी के लिए बेकार होता है। और एक बात और कि जो बैंक रेट होता है वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए, और जो रेपो रेट होता है वो होता है शॉर्ट पीरियड के लिए। मतलब कि अगर कमर्शियल बैंक है वो लॉन्ग पीरियड के लिए
आरबीआई से उधार लेती है तो उसको बोलते हैं बैंक रेट। और अगर कमर्शियल बैंक शॉर्ट पीरियड के लिए आरबीआई से उधार लेता है तो इसको बोलते हैं रेपो रेट। आई होप समझ में आया होगा गाइस। उसके बाद कैश रिजर्व रेशो, इसको बोलते हैं सीआरआर भी। कैश रिजर्व रेशो वो रेशो है जो जिसका कि जो भी कमर्शियल बैंक है उसके कुल डिपॉजिट का, मतलब टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम रेशो जो कि आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। मतलब कि कैश रिजर्व रेशो का मतलब है कि वो रेशो जो सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक को कुछ रेशो रखना पड़ता है टोटल डिपॉजिट का। ठीक है गाइज। और इसी तरीके से स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसका मतलब होता है कि कि जो भी पैसे रखे हुए हैं, मतलब कि जो भी पैसे कमर्शियल बैंक के पास है उसका कुछ परसेंटेज अपने पास एज ए कैश के रूप में, एज ए कैश या फिर लिक्विड एसेट्स के रूप में रखना पड़ता है। लिक्विड एसेट्स का मतलब जैसे गोल्ड, ये एक मिनिमम आरबीआई की तरफ से एक गाइडलाइन होती है कि इतने परसेंट रखना पड़ता है, तो वो कमर्शियल बैंक को वो फॉलो करना पड़ता है और रखना पड़ता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे टोटल डिपॉजिट है किसी बैंक का 100 करोड़, ठीक है गाइज, और अगर मान लो कि जो एसएलआर है वो 10% है, इसका मतलब है कि जो 10 करोड़ है वो अपने पास एज ए कैश या गोल्ड के फॉर्म में जो भी कमर्शियल बैंक है उनको रखना पड़ता है। उसके बाद ही वो जो बचा हुआ पैसा है उसको वो लोन दे सकते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि आरबीआई ओपन मार्केट से सिक्योरिटीज़ का सेल और परचेस करने का काम करती है। जैसे कि अगर मनी के फ़्लो को कम करना है तो जो सिक्योरिटीज़ है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसको आरबीआई सेल कर देगी। सेल करने से क्या होगा कि जो पैसे हैं वो आरबीआई के पास आ जाएगा, जिससे मतलब लोगों के जो पैसे हैं वो आरबीआई के पास आ जाएगा। इस तरीके से जो इकोनॉमी में मनी का जो फ़्लो है वो कम हो जाएगा। और अगर मनी के फ़्लो को ज़्यादा करना है तो ये मार्केट से ख़रीदने का काम करेगी। मतलब कि जो जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं वो आरबीआई खुद खरीदेगी। तो ख़रीदने से क्या होगा कि मनी का जो फ़्लो है वो बढ़ेगा। तो इस तरीके से आरबीआई की स्ट्रेटजी होती है कि मनी मार्केट में जाकर कब कब सिक्योरिटी को खरीदना है और कब बेचना है। उसके बाद बात करते हैं जैसे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में, इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट है। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? कई सबसे पहले देखिए कि अगर कोई भी किसी भी चीज़ के लिए अगर हम लोन लेते हैं तो बैंक उसके लिए सिक्योरिटी लेती है, और जितनी सिक्योरिटी वो लेती है उससे कम अमाउंट पे वो लोन सेक्शन करती है। तो सपोज अगर मान लीजिए कि गोल्ड 1 लाख गोल्ड 1 लाख की वैल्यू है उसकी, यानी कि 1 लाख रुपए के इक्वल का गोल्ड हमने डिपॉजिट किया और उस पे हमें अगर 80,000 लोन सेक्शन हुआ, तो ये जो बीच में जो कितना जो 20% है ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है। मतलब ये मार्जिन है। अगर मैं बात करूँ कि जैसे 1 लाख और 80 के बीच में कितने परसेंट का मार्जिन है, 20% का, तो ये जो बीच का परसेंटेज है उसी को मार्जिन बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। जैसे अगर मान लीजिए कि सेंट्रल बैंक की एक अपनी टेंडेंसी है कि किस फील्ड को वो आगे प्रमोट करना चाहता है, मतलब कि किस फील्ड को आगे बढ़ाना चाहता है और किसको नहीं बढ़ाना चाहता। तो ये जो मार्जिन है वो इस अकॉर्डिंग फिक्स करता है। अगर उसको लगता है कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, तो अगर कोई गोल्ड लेकर जाता है 1 लाख रुपीस के इक्वल का, तो
वो मान लो कि वो 10% मार्जिन रखता है। इसका मतलब कि वो 90,000 रुपये का कोई पर्सन लोन ले सकता है। अगर 1 लाख का अगर वो डिपॉजिट करता है बैंक में तो 90,000 ले सकता है, यानी 10%। और इसी तरीके से अगर जैसे कि मान लीजिए कि किसी चीज़ को वो प्रमोट नहीं कम करना चाहता है, जैसे रियल एस्टेट हो गया, तो यहाँ पे मान लीजिए रियल एस्टेट है, उसको कम प्रमोट करना चाहता है, सपोज ये माना है, ऐसा है नहीं वो, तो मान लीजिए कि वो कम प्रमोट करना चाहता है तो उसने 30% ये बीच का मार्जिन रख दिया। इसका मतलब है कि 70,000 ही उसको लोन सेक्शन होगा। तो इस तरीके से एक वो जो आरबीआई है वो एक फील्ड तय करता है कि किस में किस पोर्शन को प्रमोट करना है और किसको नहीं प्रमोट करना है। तो इस जो उस प्रमोशन के लिए जो ये मार्जिन फिक्स करता है उसी को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। जैसे ये 20% या 10% या 30% है। और इसको क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में इसलिए लिया जाता है क्योंकि पर्टिकुलर ये फील्ड वाइज की इस फील्ड को ज़्यादा प्रमोट करना है और किस इस फील्ड को कम प्रमोट करना है, इसलिए इसको क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में लिया गया है। सेम आगे करते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग का ही मतलब होता है कोटा फिक्स करना। जैसे कि कोटा फिक्स करने का मतलब है कि आरबीआई पहले से ये गाइडलाइन तय करती है कि कितना पोर्शन मतलब कितना परसेंट टोटल डिपॉजिट का हम मैक्सिमम लोन दे सकते हैं किस फील्ड के लिए। जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन के लिए अगर आरबीआई ये फिक्स करती है कि मैक्सिमम 25% लोन दे सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि जैसे रेलवे है, उसके लिए ये फिक्स करती है 20%। अगर कोई सट्टा है उसके लिए उसको डिमोटिवेट करना चाहती है, उसके फ्लो को कम करना चाहती है तो 5% जो परसेंटेज फिक्स कर देती है। अब इसका मतलब ये है कि जैसे जो भी कमर्शियल बैंक है उनके पास जितने भी पैसे हैं उसका टोटल का 25% वो लोन दे सकती है। और इसके लिमिट फिक्स हो जाता है यहाँ पे कि 25% से ज़्यादा लोन नहीं दे सकती। रेलवे को प्रमोट करना है, इसके लिए भी वो मतलब जो भी उस डिपॉजिट है उसको उस टोटल का 20% लोन इस फील्ड के लिए देगी। और इस टाइप का जो बिजनेस है सट्टा टाइप का, तो उसको कम करने के लिए वो क्या करती है कि 5% ही लोन देगी, क्योंकि इससे ज़्यादा एक लिमिट फिक्स हो जाता है, इससे ज़्यादा कोई भी कमर्शियल बैंक दे नहीं सकती है। और अगर वो रूल फॉलो नहीं करेगी तो आरबीआई इस पे एक्शन करेगी। तो इस वजह से ये इसको मतलब सट्टा को रोकने का मतलब कि ये हमारा मतलब ये अच्छा हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से इसको टोटल डिपॉजिट का सिर्फ 5% ही इनको लोन दे सकती है इस तरीके के काम के लिए। ये सपोज किया है, ठीक है गाइज, आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब है कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कमर्शियल बैंक कोई भी कमर्शियल बैंक अगर रूल को फॉलो नहीं करती है तो उसको आरबीआई डायरेक्ट एक्शन के थ्रू मतलब डायरेक्ट एक्शन लेती है, ठीक है गाइज। उसके बाद मोरल सुएसन, इसका मतलब है कि जो भी पॉलिसी है या जो भी रूल है उसको फॉलो करने के लिए आपस में जैसे आरबीआई या फिर कमर्शियल बैंक आपस में मिलकर बात करते हैं कि हमें किस तरीके से रूल को फॉलो करना है और नहीं करना है। तो इसका मतलब ये है मोरल सुएसन में कि मिलके मतलब आरबीआई या कमर्शियल बैंक बैठ के बात करते हैं और बात करने से जो भी रूल रेगुलेशन है उसको आपस में समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। थैंक यू।